हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सैम है थर्ड और एक्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। कोड है 3002 और क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन है हमारा राज्य उत्तराधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो जो आपके क्लासमेट हैं उनमें, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर हमारे नोट्स परचेज करना चाहता हो तो वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आप व्हाट्सएप पे आके इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हो, जिससे आपको थर्ड सेमेस्टर के ऑल PDF नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, राज्य उत्तराधिकार के अर्थ की व्याख्या कीजिए। सार्वभौमिक एवं आंशिक उत्तराधिकार में क्या अंतर है? सार्वभौमिक और आंशिक उत्तराधिकार में क्या अंतर है ये भी बताइए। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं उत्तराधिकार, ठीक है। जैसे ये कोई वस्तु है, ए वस्तु, और इस पे अधिकार है बी का। किसका अधिकार है? बी का। और एक व्यक्ति है सी। ये कौन है? व्यक्ति। ये कौन है? व्यक्ति। ये क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है। ये क्या है? वस्तु है। वस्तु में कुछ भी हो सकता है, धन, संपत्ति, जमीन, एनी जो भी कुछ चीज हो, वस्तु हो, वो हो सकती है। ये जो है ए की है, जो ए वस्तु है ये किसकी है? बी की है। और बी किसी कारणों से इस वस्तु को या तो दान दे दे या छोड़ दे या इसे बेच दे, या और भी कोई कंडीशन होती हैं। उन कंडीशनों के अनुसार ये जो ए वस्तु है वो किसके अधिकार में चली जाए? बी के में। किसमें? बी के अधिकार में चली जाए। तो ये जो ए वस्तु है पहले बी की थी और ये अब चली गई सी के पास, तो इसको कहेंगे उत्तराधिकार। पहले इसका अधिकार किस पे था? इस ए पे किसका अधिकार था? बी का अधिकार था। अब किसका अधिकार है? सी का अधिकार है। पहले अधिकार था, अब हो गया उत्तराधिकार। यानी यहां से जब ये यहां पे आएगा ए, तो क्या हो जाएगा? ए वस्तु पे सी का क्या है? उत्तराधिकार। जैसे पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता है, ये कोई घर है या जमीन मान लो, घर या जमीन, तो पिता किसे अपनी संपत्ति देता है? अपने पुत्र को देता है। किसको? पुत्र को देगा। तो ये जो पिता अपने पुत्र को जो देगा वो क्या कहलाएगा? उत्तराधिकार। ये जो जमीन का क्या होगा? उत्तराधिकार। पिता का कौन कहलाएगा? ये उत्तराधिकारी। और जो इसके अंडर में जो संपत्ति आएगी उस संपत्ति का कहलाया जाएगा उत्तराधिकारी। साधारण और सीधा कहने का मतलब है, जब एक वस्तु पहले अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाए, कोई वस्तु पहले अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाए तो उसे उत्तराधिकार कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। राज्य उत्तराधिकार का अर्थ। अंतरराष्ट्रीय विधि में उत्तराधिकार शब्द से तात्पर्य है एक राज्य द्वारा, राज्य यानी देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य को, देश को राज्य बोला जाता है, ठीक है। एक राज्य द्वारा अपना राज्य खोने और दूसरे राज्य द्वारा उसमें प्रवेश करने से है। तो पहले राज्य को पूर्वाधिकारी और दूसरे को उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। देखो, मैंने जैसा कि यहाँ पे बोला था, दान द्वारा, बेचने के द्वारा, या सम्मिलित हो जाने के द्वारा, या छिन जाने के द्वारा, या और भी अन्य कंडीशन हो सकती हैं, ये भी बोला था मैंने, ठीक है। तो उन कंडीशनों में ये समझने के लिए समझाया था, ये
पिता पुत्र का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ वस्तु का एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा है देश के ऊपर, बात चल रही है, जो क्वेश्चन में बात चल रही है देश के ऊपर। जैसे कोई एक देश है ए और ये बी, जो ए देश या तो इसमें जाके मिल जाए या बी इस पर क्या कर ले, आधे हिस्से पे कब्जा कर ले, कौन, बी, तो उसको कहेंगे उत्तराधिकार। ठीक है। और जो पहले इस भूमि को किसने लिया है, इस हिस्से को बी ने लिया है, तो इस हिस्से पर ए का क्या होगा, पूर्व अधिकार, यानी इसका पहले अधिकार था। और जो बाद में जिसका अधिकार हो गया है इस पे किसका है, बी का, तो ये क्या है, उत्तराधिकार। ठीक है। अब समझ लो, कोई वस्तु ए है जिसका पहले अधिकार था, उसे कहेंगे पूर्वाधिकारी। ठीक है। और जिसका उस वस्तु पर बाद में अधिकार हुआ है वो है उत्तराधिकारी। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे अच्छे से। तो पहले राज्य को पूर्वाधिकार और दूसरे को उत्तराधिकार राज्य कहते हैं तथा उस प्रक्रिया को राज्य उत्तराधिकारी कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सन 1947 से पहले भारत ब्रिटिश ताज के अधीन एक अखंड देश था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके दो भाग भारत और पाकिस्तान हुए और ब्रिटिश सत्ता पूर्वाधिकारी राज्य और पाकिस्तान और भारत राज्य उत्तराधिकार कहलाए। जैसे 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर में था और पूरे भारत पे ब्रिटिश का कब्जा था, वो अपने तौर तरीके से भारत को चला रही थी। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारत के दो हिस्से हो गए, भारत और पाकिस्तान। अब जो भारत और पाकिस्तान पर जो पहला अधिकार था वो किसका था, ब्रिटिश का। जो पहला अधिकार था उसको कहेंगे पूर्व, यानी पहला अधिकार, पूर्वाधिकार। जिसका बाद में अधिकार हुआ है पाकिस्तान और भारत पे बाद में तो अधिकार किया है भारत में, भारत का जो अधिकार है वो उत्तराधिकार है और बाद में हुआ है, और पाकिस्तान पे जो अधिकार हुआ है वो भी उत्तराधिकार है, वो भी बाद में हुआ है। राज्य उत्तराधिकार की परिभाषा, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम डेफिनेशन अपने पेपर में लिखते हैं तो डेफिनेशन से हमें 2 से 3 नंबर मिलते हैं अगर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 3 से 5 नंबर के बीच में मिलते हैं जब हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोफेसर फैनविक के अनुसार व्यक्तियों के समान राज्य का भी उत्तराधिकार होता है। व्यक्तियों के समान, जैसे कोई व्यक्ति है उनके समान देश का भी उत्तराधिकार होता है, क्योंकि राष्ट्र भी एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है। देखो, जिस प्रकार व्यक्तियों का उत्तराधिकार होता है, पिता का कौन उत्तराधिकार होगा, पुत्र। इसी प्रकार जो देश है उसको एक व्यक्ति माना गया है, और व्यक्ति यानी देश का भी क्या हो सकता है, उत्तराधिकार हो सकता है। वो कैसे होगा आगे हम वीडियो में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि राष्ट्र भी एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, राज्य का उत्तराधिकार सरकार के उत्तराधिकार से पूर्ण रूप से भिन्न है। जो राज्य का उत्तराधिकार है सरकार के उत्तराधिकार से पूर्ण रूप से भिन्न है। ये कौन कहते हैं, प्रोफेसर फैनविक कहते हैं। और इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, और याद करने का सबसे आसान तरीका है लिख लिख के देखना। ठीक है, आपने कोई चीज याद करी, एक क्वेश्चन आपने लिखा, उसे लिख के याद करा, उसे लिख के देखा। ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं आगे। राज्य उत्तराधिकार 2 प्रकार के होते हैं। राज्य उत्तराधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्य उत्तराधिकार 2 प्रकार का होता है, सार्वभौमिक उत्तराधिकार और आंशिक उत्तराधिकार। क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, सार्वभौमिक उत्तराधिकार किसे कहते हैं, यह आंशिक उत्तराधिकार किसे कहते हैं। ये 5-5 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अब समझेंगे सार्वभौमिक अधिकार को। सार्वभौमिक उत्तराधिकार, जब किसी राज्य का पूर्व भाग यानी पहला भाग दूसरे राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया जाता है तो उसे पहले राज्य की
समस्त भूमि पर उत्तराधिकार राज्य का प्रभुत्व हो जाने के कारण वह सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहलाता है। सार्वभौमिक उत्तराधिकार, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कोई एक ये राज्य है, राज्य यानी कोई देश है, देश, राज्य, और यहां पे क्या बोला था हम, देश को क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति। ठीक है, एक ये राष्ट्र है, क्या है, देश। सही है भाई। अब चलते हैं, ये ए है, ये बी है, ये एक टुकड़ा है, किसका, ए का। इस वाले टुकड़े पर बी ने क्या कर लिया है, अब ये ए हट गया, किसका अधिकार हो गया, बी का अधिकार हो गया। तो इस वाले हिस्से को बी ने क्या कर लिया, मिला लिया। तो देखो, जो ये हिस्सा है इस पर ए का क्या रहेगा, पूर्वाधिकार। यानी पहले ए का इस पे क्या था, पूर्वाधिकार था, लेकिन बी का क्या है अब इस पे, उत्तराधिकार। यानी ये किसके कब्जे में है, बी के कब्जे में है, उत्तराधिकार हो गया। लेकिन एक ट्विस्ट है जो अभी हमारे सार्वभौमिक उत्तराधिकार में है। अगर बी, यदि अगर ये बी जो है इस ए पर, पूरे ए पर यानी पूरे देश पर क्या कर ले, अधिकार कर ले, या ए देश अपनी मर्जी से क्या है, बी में आके शामिल हो जाए, क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, ये है सार्वभौमिक अधिकार। उत्तराधिकार। अगर देश के किसी एक टुकड़े पे अधिकार किया है तो उत्तराधिकार। अगर पूरे ही देश पर अधिकार कर लिया है, पूरे ही देश पर अधिकार कर लिया है, तो उसे कहेंगे सार्वभौमिक अधिकार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, विजय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सन 1901 में ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका और जापान ने कोरिया तथा 1936 में इटली ने एकिसीनिया को जीतकर अपने साम्राज्य से मिलाया था। तो ऐसी विजय द्वारा यह सार्वभौमिक उत्तराधिकार कहलाया। ठीक है भाई, जैसा कि अभी हमने बताया है, जब ए देश पर बी पूर्ण रूप से क्या कर ले, अधिकार कर ले, ठीक है, क्या कर ले, अधिकार कर ले, उसको बोलेंगे सार्वभौमिक अधिकार। ठीक है, ये कैसे प्राप्त हुआ है, विजय द्वारा। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका पे करा, जापान ने कोरिया पे किया, 1936 में इटली ने एकिसीनिया पे किया। अब दूसरा पॉइंट है संघ राज्य के निर्माण द्वारा। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर परस्पर एक संघ राज्य बनाने के लिए सहमत होते हैं तो वह एक नए राज्य को जन्म देते हैं। देखो यहां पे क्या था, एक तो कंडीशन बन सकती है हम जबरदस्ती छीन लें, यानी युद्ध के द्वारा छीन लें, या क्या होता है कि कोई ए जो है बी में अपनी सहमति से, ए प्लस बी अपनी सहमति से एक राष्ट्र बना लें। क्या बना लें, एक राष्ट्र बना लें। पहले कहाँ थे, अलग अलग थे, और अब क्या हुआ, एक अपनी सहमति से एक राष्ट्र बना लिया, तो इसको भी कहेंगे सार्वभौमिक अधिकार। ठीक है, कहने का मतलब ये है, चाहे युद्ध द्वारा जीता जाए या खुद की सहमति द्वारा मिले, लेकिन कोई देश दूसरे देश में संपूर्ण तरह से मिल जाए या संपूर्ण तरह से अधिकार हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल है, मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब गणराज्य की स्थापना की थी। तीसरा पॉइंट है विभाजन द्वारा। जब किसी राष्ट्र के दो भाग कर दिए जाते हैं तो प्रत्येक को अपने हिस्से पर सार्वभौमिक उत्तराधिकार प्राप्त होता है।
जैसे उसका उदाहरण है सन 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन। एक देश के दो देश हो जाएं, एक देश है इसके दो हिस्से हो जाएं, तो अपनी अपनी सत्ता अलग 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 हो जाएगी, तो उसको कहेंगे सार्वभौमिक अधिकार। एक ए और बी अलग अलग हो गए तो अलग स्वतंत्रता मिल गई दोनों को, तो क्या हो गए सार्वभौमिक अधिकार। कहने का मतलब है या तो छीना जाए या खुद मिल जाए या डिवाइड हो जाए, लेकिन हो संपूर्ण यानी खुद का अधिकार होना चाहिए, उसको कहेंगे सार्वभौमिक अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा है आंशिक उत्तराधिकार। जब उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य ने संपूर्ण प्रदेशों की प्रभुसत्ता या क्षेत्र न मिले तो वह उसके कुछ अंश का ही स्वामी बनता है। ऐसी अवस्था को आंशिक उत्तराधिकार कहते हैं। आंशिक उत्तराधिकार को देखते हैं। ये ए देश है, ये बी देश है। ये ए देश का कोई टुकड़ा है, इस पर किसका कब्जा हो जाए? बी का। तो भाई कुछ अंश पे ही तो कब्जा हुआ है, क्या हुआ है? कुछ अंश पे ही तो कब्जा हुआ है। हालांकि बोलेंगे तो उत्तराधिकार ही क्या है, उत्तराधिकार हुआ है, और इस पे जो बी में मिल गया है, ए का इस पे क्या रह जाएगा? पूर्वाधिकार रह जाएगा। लेकिन कुछ हिस्से पर अधिकार करना क्या है? आंशिक, यानी कुछ अंश पे आंशिक अधिकार। ठीक है। और हॉलवे में यानी पूरे पे अधिकार करना, या पूरा इसमें आके मिल जाना, ठीक है, या एक देश के दो टुकड़े हो जाना, वो होता है सार्वभौमिक। यानी कोई अलग अलग हो जाए, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, लेकिन कुछ एक हिस्से पर, देश के किस थोड़े से हिस्से पर अधिकार होना, सार्वभौमिक। आंशिक, यानी आंशिक हुआ है थोड़ा सा। अब समझते हैं आगे। विद्रोह द्वारा, जब किसी पूर्वाधिकार राज्य का कोई भाग क्रांति द्वारा अलग हो जाए तो स्वतंत्रता प्राप्त करने पर वह अपना पृथक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है, वह आंशिक उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई देश है, ये एक देश है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है? ये भी ए ही है। इस वाले टुकड़े पर, या इस मतलब आधा मान लो, ये टुकड़ा है, आधा हिस्सा ले लो, इसमें से कुछ एक ही देश के नागरिक जो विद्रोह करें, और विद्रोह करने के पश्चात ये कहें कि हमें अपना अलग देश चाहिए, जैसे भारत के साथ हुआ था। भारत के मुस्लिमों ने बोला था कि हमें मुस्लिम लीग के अनुसार एक मॉडर्न कंट्री चाहिए, तो भारत के क्या टुकड़े हो गए थे? दो टुकड़े हो गए थे। ठीक है, एक बना भारत और एक बना पाक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? आंशिक उत्तराधिकार। भाई आधे हिस्से पे ही तो अधिकार हुआ है, तो इसको बोलेंगे आंशिक। भाई एक टुकड़े पे ही तो अधिकार हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है आंशिक वाले में, क्योंकि भारत के कुछ ही हिस्से पर क्या हुआ था? पाकिस्तान का अधिकार हुआ था, कुछ अंश पर ही अधिकार हुआ था, इसे आंशिक बोला जा सकता है। ठीक है, और इसे सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अलग अलग सत्ता हो गई, तो इस वजह से इन्हें स्वतंत्रता मिल गई एक दूसरे को, तो ये क्या हो गए? सार्वभौमिक। तो ये भारत और जो पाकिस्तान वाला जो एक वो है केस, ये सार्वभौमिक में भी आ सकता है और आंशिक में भी आ सकता है। आंशिक यानी किसी अंश पे अधिकार होना, ठीक है, या किसी अंश का दूसरे देश में मिल जाना, उसे आंशिक अधिकार कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका सन 1876 ईस्वी में इसी प्रकार का क्षेत्र बना। संयुक्त राज्य अमेरिका इसी प्रकार का क्या बना था? क्षेत्र बना था। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका वाला और भारत वाला एग्जाम्पल बहुत ही सटीक बैठते हैं,
ये दोनों ही सार्वभौमिक में भी आ जाते हैं और आंशिक में भी आ जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है सिर्फ समझना। किसी देश का कुछ हिस्सा जाना या किसी देश के कुछ हिस्से का अलग राष्ट्र बन जाना या कुछ हिस्से का अलग राष्ट्र में मिल जाना क्या होता है, आंशिक। और संपूर्ण हॉलवे पे अधिकार हो जाना या किसी में मिल जाना, सार्वभौमिक। या विघटन द्वारा जब एक राज्य में कुछ अंशों को विजय या अंतरण या परित्याग द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उसे आंशिक परित्याग द्वारा उत्तराधिकार कहते हैं। जैसे सन 1847 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कैलिफोर्निया पर अपना उत्तराधिकार प्राप्त किया था। ये भी बात वही है, किसी एक टुकड़े पर अधिकार कर लेना। विघटन द्वारा जब पूर्वाधिकार राज्य अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग, जब पूर्वाधिकारी यानी पहला अधिकारी कुछ भाग संघात्मक राज्य के साथ विलीन करके अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर उत्तराधिकारी राज्य के संरक्षण में चला जाता है। जैसे 1938 में चेकोस्लोवाकिया का विघटन हुआ था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब कोई पूर्वाधिकारी राज्य अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग संघात्मक राज्य के साथ विलीन करके अपनी स्वतंत्रता संघात्मक राज्य के साथ विलीन करके, देखो कोई ये राष्ट्र है, ठीक है, ये ए है और ये इसका ये वाला हिस्सा ए ही अलग स्वतंत्र होकर बी बन गया, लेकिन अब बी ने क्या करा, ये सी के साथ क्या हो गया, मिल गया, तो अब इस पे सी का अधिकार हो गया। पहले क्या था, ये ए था, सही है। अब यहाँ के लोगों ने क्या करा, विद्रोह करा के हमें अपना अलग देश चाहिए, इन्होंने बी देश बना लिया। अब ये बी ने क्या करा, अब ये सी में जाके मिल गया और एक संयुक्त राज्य बना लिया कि हमारी जनसंख्या कम है, जगह कम है, हम एक राष्ट्र का भार नहीं संभाल सकते, हमें अपने में मिला लीजिए, तो अब ये सी राष्ट्र बन गया, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कोई छोटा सा राज्य है, वो अपने अधिकार जो खुद नहीं उठा पा रहा है, तो ये क्या हुआ, दूसरे राज्य में जाके मिल जाए, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था 1938 में चेकोस्लोवाकिया का विघटन हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और नंबर दे के जाता है हमें 10, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ्स चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो और हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो 3rd सेमेस्टर के। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।